शुरू करें। नमस्कार साथियों, आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा न्याय पत्र, जिसको मुफ्त में पब्लिसिटी प्रधानमंत्री ने दी है और देते रहे हैं और देते रहेंगे, इसमें श्रमिक न्याय के बारे में हमने 5 गारंटियां दी हैं। ये हमारा गारंटी कार्ड है, जो करीब 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच रहा है और इसमें श्रमिक न्याय इन 5 न्यायों में से श्रमिक न्याय है। और मैं समझता हूं कि आज उचित है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। 1923 से यानी कि 101 साल हम 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में बनाते हैं। और मैं समझता हूं आज उचित है कि हमारे न्याय पत्र में श्रमिक न्याय को लेकर जो हमने मुख्य तौर से 5 गारंटियां दी हैं, उसको मैं फिर देश के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। ये श्रमिक न्याय को लेकर हमारे 5 गारंटियां ये हैं। पहला गारंटी ये है, 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी। ये है असली 400 पार। को नकली 400 पार की बात करते हैं, असली 400 पार ये है कि श्रम का सम्मान, 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी। दूसरा गारंटी है श्रमिकों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा। राजस्थान की सरकार चिरंजीवी परियोजना को लेकर जो हमने किया था राजस्थान में, अभी हम सारे देश में हमने गारंटी दी है। 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर होगा, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट और सामग्री, और जो सर्जरी भी होती है उसमें इस 25 लाख में जुड़ा हुआ है। तीसरी गारंटी ये है कि जैसे हमने 2006 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परियोजना की शुरुआत की थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट पारित होने के बाद, ऐसे ही शहरी रोजगार गारंटी कानून हम बनाएंगे। राजस्थान में बना था, उसी तरह सारे देश के लिए हम एक शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाएंगे और उस कानून के तहत शहरी इलाकों में रोजगार की गारंटी हम दे रहे हैं। चौथा गारंटी ये है सामाजिक सुरक्षा, खास तौर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा। जैसा कि आप जानते हैं, करीब 92% रोजगार हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में है। संगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान काफ़ी विस्तार से किया गया है पिछले 70 सालों में, पर सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितना कि होना चाहिए था। इसलिए हमने असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा का गारंटी दी है। और 5वां गारंटी ये है सुरक्षित रोजगार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सरकारी कामकाज में, सरकारी रोजगार में सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी को बंद करेंगे, ये हमारा 5वां गारंटी है। तो श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 न्याय हमारे न्याय पत्र का स्तंभ हैं। और इसको लेकर हमने जो 25 गारंटियां दी हैं,
मैंने आपको श्रमिक न्याय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर फिर से हमारे देशवासियों को अवगत कराया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में श्रमिकों को लेकर 10 साल खास तौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए तो अन्याय काल रहा है। बेरोजगारी का दर पिछले 45 सालों में इतना हमने नहीं देखा है जो इस साल हमने देखा युवाओं के लिए। किसान के लिए एमएसपी कानूनी दर्जा का वादा किया था प्रधानमंत्री ने, वो अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, उस पर अपनी उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। पर खास तौर से श्रमिकों को लेकर पिछले 10 साल में अगर आप सरकारी आंकड़े देखें, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकार का एक लेबर ब्यूरो ऑफिस होता है जो शिमला में है, और उस लेबर ब्यूरो जो केंद्र सरकार की संस्था है, उस लेबर ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2014 और 2023 के बीच में श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है, यानी कि रियल वेज रेट श्रमिकों का बढ़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रहा है 2014 और 2023 के बीच में। खास तौर से मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है, यानी कि रियल वेज जो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाता है, वो मजदूरी दर, उसमें कटौती हुआ। तो पिछले 10 साल में मजदूरी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और दूसरी बात, ये भी सरकारी आंकड़े हैं, ये सब आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रकाशित आंकड़े हैं, सरकारी संस्थाओं के आंकड़े हैं, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, यानी कि 2004 और 2014 के बीच में, खास तौर से खेत मजदूर को अगर आप देखें, वास्तविक मजदूरी दर खेत मजदूरों के लिए हर साल 6.8% की बढ़ोतरी हुई थी। पर पिछले 10 साल में खेत मजदूरों के लिए मजदूरी जो दर है हर साल 1.8% गिरा है। यानी कि संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कि श्रमिकों पर भारी अन्याय हुआ है पिछले 10 साल में। कानून बदले गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ा है, मजदूरी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, और इसीलिए हमारे जो गारंटियां हैं, जो हमारे न्याय पत्र में श्रमिक न्याय को लेकर हमने 5 गारंटियां दी हैं, वो विशेष महत्व रखता है। और मैं समझता हूँ ये इस न्याय पत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा विषय जो मैं आज लेना चाहता हूँ, ये आप देखे होंगे पिछले 2 दिन से राहुल गांधी जी जहाँ कहीं भाषण दे रहे हैं, इस किताब को दिखा रहे हैं। इस किताब की कॉपी मैंने अभी अभी मंगाई है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो ये किताब जो है हमारा संविधान है, पॉकेट साइज एडिशन है, आपके बैग में आप डालकर हमेशा आपके साथ रख सकते हैं। और राहुल जी ने इसका हमेशा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। और जैसा कि हम पहले से कह के आ रहे हैं कि 400 पार का असली मकसद ये है कि ये संविधान को बदलने का अधिकार हमें मिले। पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा, बाद में कई उम्मीदवारों ने कहा, कई सांसदों ने कहा। पर आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है बीजेपी और आरएसएस की ओर से संविधान बदलो का नारा जो हम सुन रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ताओं से, ये पहली बार नहीं है। 1949 से ये मांग रही है आरएसएस की ओर से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुख्य निर्माता थे संविधान का, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसके पहले मैं आपको संविधान सभा
की बैठक जब हुई थी 25 नवंबर 1949, आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा अपनाया गया। इसीलिए आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। पर उस एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया था, जब मसौदे के बारे में बातचीत हो रही थी। और अंतिम भाषण उस दिन बाबा साहब अंबेडकर का था। और मैं उस भाषण का कुछ 4 या 5 लाइन में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, ये कितना झूठ है और कितनी भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री इतिहास को एक नया रूप देना चाहते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, ये वो अंग्रेजी में भाषण था, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान सभा भानुमति का कुनबा होती या बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ, जिसमें एक काला पत्थर यहाँ और एक सफेद पत्थर वहाँ लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसमें इसकी कार्रवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ ये है, इसलिए सभा में संविधान के ड्राफ्ट को सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। The Congress party is therefore entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly. ये थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के शब्द जो उन्होंने कहा था 25 नवंबर 1949 को। 5 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का प्रकाशन पब्लिकेशन है, उसमें एक लेख लिखा गया और मैं उस लेख के 3 या 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। 30 नवंबर 1949 को, ये अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और उसका अंग्रेजी का अनुवाद भी करूंगा। ये लंबा सा है, पर ये कॉपी भी आपको दे दूंगा। ये ऑर्गेनाइजर का है, ये कोई फेक डॉक्टर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर का है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में बताए गए उनके कानून दुनिया की प्रशंसा पाते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि ऑर्गेनाइजर की आलोचना, आरएसएस की आलोचना थी कि ये संविधान मनुस्मृति के आधार पर नहीं बनाया गया है, ये बहुत प्रगतिशील संविधान है, मनुस्मृति के आधार पर नहीं बनाया गया है, मनुवादी सिद्धांतों, मनुवादी आदर्शों के खिलाफ है। ये
30 नवंबर 1949 ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है, और ये आरएसएस की पत्रिका आज भी है, आप जानते हैं। बार बार ऑर्गेनाइजर में संविधान सभा की आलोचना हुई। तब के आरएसएस के अध्यक्ष गुरु गोलवालकर, जो कहते हैं आरएसएस के लोग एमएस गोलवालकर, उनका लेख हुआ, और सब इन लेखों का मतलब एक ही था कि इस संविधान में मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं है, प्रेरणा मनुस्मृति से नहीं लिया गया है, इसीलिए इस संविधान को भारतीय संविधान कहना गलत होगा। ये हमेशा आरएसएस की टिप्पणी रही है, और अंबेडकर, खास तौर से बाबा साहब अंबेडकर को निशाना बनाया गया था। बाद में 1960 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय, जो एक बड़े व्यक्ति हैं आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, उनसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस संविधान की कड़ी आलोचना की। 1965 में उनका एक किताब छपा, जो आज भी लोग आरएसएस में, बीजेपी में पढ़ते होंगे, और इस किताब की शुरुआत होती है कि संविधान का पहला अनुच्छेद, आपको याद होगा, संविधान का पहला अनुच्छेद जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, हम इसके खिलाफ हैं। यानी कि पहले अनुच्छेद से ही दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे हैं ये हमारे लिए, हम स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, हमें बहुत आपत्ति है इस अनुच्छेद से। वो ये मानकर चलते थे कि राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, हमारे देश में सिर्फ संघ की भूमिका होनी चाहिए। हालांकि संघ माने यूनियन होता है, पर आज साफ हो गया है संघ की भूमिका माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, यूनियन ऑफ इंडिया की नहीं। तो साथियों, ये इसीलिए राहुल जी बार बार अपने भाषणों में गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हमेशा ये किताब दिखाते हैं, क्योंकि उनका यही संदेशा है। 400 पार के पीछे राज ये है कि हमें संविधान बदलने का अधिकार दो, संविधान बदलने का हक दो, और ये संविधान के जो मूल सिद्धांत है, पंथ निरपेक्षता, आरएसएस और बीजेपी इसके खिलाफ है, सामाजिक न्याय जो आरक्षण पर केंद्रित है उसके खिलाफ हमेशा रहा है। 2017 में आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत जी ने खुद आरक्षण के खिलाफ एक बयान दिया था, बाद में उनको उसको वापस लेना पड़ा दबाव के कारण। मनमोहन वैद्या जी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी। तो ये बिल्कुल साफ है कि सामाजिक न्याय और पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत है, जो प्रस्तावना में इनका जिक्र किया गया है, इसके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी हमेशा रहा है। अभी आपके कुछ सवाल हैं, इन दो विषयों पर मैं लूँगा। मैं जानता हूँ आपके सवाल और तीसरे विषय पर है, उसके बारे में मैं अलग से आपसे बात करूँगा। हाँ, इन दो विषयों श्रमिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और संविधान पर जो आक्रमण हो रहा है, संविधान बदलने की बात जो हो रही है, वो भी बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी कभी आप लोग इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ जी सर, आप लगातार, खासतौर पे आप और आपकी पार्टी ये कह रही है कि संविधान बदलना चाहती है केंद्र सरकार और मोदी सरकार,
लेकिन मोदी सरकार की ओर से और मोदी जी की खुद प्रतिक्रिया आई है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, संविधान बदलने की कोई बात है ही नहीं। देखिए, अफवाह तो फैलाने वाले तो आरएसएस है। इसी मंच से 35 साल बाद पहले हमारे एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता विठल गाडगिल जी ने कहा था कि आरएसएस माने रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। कांग्रेस कभी अफवाह नहीं फैलाती है। मैं आपको सुपुर्द दिया हूं कि 1949 से आरएसएस के नेता, आरएसएस के बुद्धिजीवी इस संविधान के खिलाफ रहे हैं, और एक ही कारण कि यह संविधान मनुस्मृति के खिलाफ जाता है। उन्होंने साफ कहा है 30 नवंबर 1949 को कि प्रेरणा मनुस्मृति नहीं है, प्रेरणा और कहीं से आई है। तो यह बात सही है कि प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा है कि मैं संविधान बदलूंगा, पर उन्होंने कहलवाया है कई लोगों से। उनका काम करने का तरीका तो यही है, कठपुतलियों की कमी नहीं है। कठपुतलियों से कहलवाते हैं, पहले आर्थिक सलाहकार से कहलवाया, बाद में कोई सांसद से कहलवाया, तीसरी आवाज आई को उम्मीदवार राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीदवार हैं। कई बुद्धिजीवी लोग लिखते रहते हैं, लेख लिखते रहते हैं कि इस संविधान का समय हो चुका है, नए भारत के लिए नए संविधान की जरूरत है। तो ये बार बार ये बात उठती है, बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ये रणनीति है। मैं नहीं बोलूंगा पर आप बोलते जाओ, एक माहौल बनाते जाओ कि लोग समझेंगे अच्छा ये संविधान में कुछ कमियां हैं, इस संविधान को बदलने की जरूरत है। इसीलिए बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि इस संविधान को अगर आप बदलेंगे तो आप सामाजिक न्याय के खिलाफ होंगे, पंथ निरपेक्षता के खिलाफ होंगे, लोकतंत्र के खिलाफ होंगे, समता के खिलाफ होंगे। 2017 में उन्हीं का बयान था, 2017 में उन्हीं का बयान था। लेकिन लेटेस्ट अभी का है ना। नहीं, बयान बदलते रहते हैं ना, अवसरवादी बयान होते हैं ये भी, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, अभी चुनाव का वक्त है, उनको बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बोल दिया होगा भागवत बाबू क्या बोल रहे हैं आप, तो ये अवसरवादी 2017 में उन्होंने क्या कहा। तो ये एक जानबूझकर रणनीति अपनाते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा पर आप बोलते जाओ, इस संविधान की आलोचना करते जाओ। तो हमने जो कहा है न्याय पत्र में, ये संविधान के जो सिद्धांत हैं सामाजिक न्याय को लेकर, बार बार प्रधानमंत्री आरक्षण की जब बात करते हैं ये गलत प्रचार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्षधार है। हमने कहाँ कहा है? यहाँ न्याय पत्र में इसका जिक्र ही नहीं है, इसका तो जिक्र ही नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं उनको जानकारी दे सकता हूं कि जो 1999 में और 2000 में ओबीसी की, सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट है, उसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जो अलग धर्म की जातियां हैं, पर उनको आरक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री कौन थे तब? नरसिम्हा राव नहीं थे, मनमोहन सिंह जी नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। हमारा ये हमेशा ये मानना है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये 50% सीमा लगाई है और कुछ राज्यों में आरक्षण 50% को पार कर दिया है, हम चाहते हैं कि संविधान में संशोधन हो ताकि अलग राज्यों में 50% की सीमा जो पार हो चुका है उसको एक कानूनी दर्जा मिले। आज अगर आप देखें, तमिलनाडु का एकमात्र राज्य है जिसका आरक्षण कुल मिलाकर 69% है और वो 9th शेड्यूल में है, यानी कि उस पर कोई कोर्ट की ओर से
उसकी समीक्षा नहीं हो सकती। वो 9th शेड्यूल की परिभाषा है। पर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सभी राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीमा तय कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जो बार बार इस न्याय पत्र को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो तोड़ मरोड़ कर जो बातें इस न्याय पत्र में नहीं है उसका जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% सीमा लगाया गया है, क्या उसको हटाएंगे या नहीं? सीधा जवाब दीजिए। हमने सीधा जवाब दिया है, खरगे जी ने सीधा जवाब दिया है, हमारे न्याय पत्र में इसका सीधा जवाब है कि हम संविधान में, और ये हमारे गारंटी कार्ड में भी है, जो गारंटी कार्ड हमने छपा है, अगर आप देखेंगे आरक्षण का हक हमने क्या लिखा है, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या वो इसके खिलाफ है, क्या इसके पक्ष में है? इसमें कोई धर्म नहीं है, ये एससी, एसटी और ओबीसी है। और आज वो 50% सीमा के लिए संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने उसका गारंटी दिया है। प्रधानमंत्री इस पर अपना चुप्पी तोड़े और बताएं, क्या इसके खिलाफ है, क्या इसका समर्थन करते हैं? असली सवाल ये है। बात कर रहे हैं, कहाँ बात किया? नहीं, वो कह रहे हैं मुझे कर्नाटक का हवाला दिया जा रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कर्नाटक में एक मिनट, इसका जवाब सिद्धरामैया जी ने विस्तार से उसी दिन दिया था जब प्रधानमंत्री ने यह गलत बात कही, झूठ कही। 1994 में यह आरक्षण दिया गया था, और आरक्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले एक आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों के आधार पर पिछड़ेपन की जानकारी ली गई थी और 4% आरक्षण दिया गया था। धर्म के आधार नहीं, पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। धर्म के आधार पर यह बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, मूल ढांचे के खिलाफ जाता है। हमने सीएए का विरोध क्यों किया? पार्लियामेंट में जब नागरिकता कानून में संशोधन लाए थे, हमने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इस किताब में, इस संविधान में नागरिकता को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। आरक्षण सिर्फ सामाजिक, शैक्षिक, एजुकेशनल, आर्टिकल 340 क्या कहता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उसी के आधार पर कर्नाटक में वो 1994 में दिया गया था। 1994 के बाद बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक में, सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टर, येडियुरप्पा और बसवराज बोम्मई। 5वां मुख्यमंत्री रहा है उनके बहुत चहीते गठबंधन जो पार्टी है, देवेगौड़ा जी की पार्टी, जो आज खबरों में है, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले 30 सालों में 16 साल बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल और नरेंद्र मोदी 10 साल। हालांकि वो अभी आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं, बट फिर भी 16 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? अचानक इस चुनाव में आपने ये मुद्दा उठा दिया। आप क्या सो रहे थे? 1994 से आप सो रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री सो रहे थे, आप 2 प्रधानमंत्री रहे हैं आपके पार्टी के, आपने कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की अगर आपका मानना था कि ये संविधान के खिलाफ है? सर मेरा ही सवाल आपसे ये है कि आपने इन्हीं 2 विषयों पर, हाँ इसी विषय पे पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजर के 1949 के लेख के बारे में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आरएसएस का विचार यही था कि मनुस्मृति के ऊपर संविधान उसी हिसाब से बनाया जाए। तो आप ये कह रहे हैं अगर बदलना, अगर आपकी बात का वो इलॉबरेट मैं चाह रहा हूँ कि आप कर दें
कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर संविधान बदलने की बात आती है तो मनुस्मृति का संविधान बनाने वाली है बीजेपी? मैं 30 नवंबर 1949 का लेख है ऑर्गेनाइजर में, मैं आपको ये दे सकता हूं। और क्या लिखा गया है इसमें कि क्योंकि ये संविधान मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये भारतीय संविधान नहीं क्या इसको कहा जा सकता, ये साफ लिखा है इसमें ऑर्गेनाइजर में। तो क्या कैसा संविधान लाना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं, पर यह बात सही है कि इस संविधान के जो सिद्धांत हैं, एक समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद कहा था जब वो गृह मंत्री थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए पवित्र है, इसमें जो सिद्धांत हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, ये सब इसका जिक्र किया गया है। सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण, जो आरक्षण के प्रावधान हैं, वो सब खतरे में होंगे अगर ये संविधान बदला जाएगा। Jairam sir, sir here. Sir, you are talking about democracy and also about the democratic institutions. So, one question upon ECI, as there was a delay in releasing the data of polling, and for that reason, many of the opposition leaders are also saying that is it a manipulated data? That's the reason why there was so much of delay. One question this. Second is that the polling of Anantnag and Rajouri has been deferred to May 25th. What reason do you see It's behind a it? very nice way of going beyond the two issues that I asked you to focus on. So let's finish with these two issues. I'll take your issue. Let's finish with these two issues. I'll answer your question. संविधान की जिस प्रति का आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी पिछली सभी सभा में, चाहे पाटन हो, भिंड हो, बिलासपुर हो, हर जगह यह प्रति लेके जा रहे हैं और प्रदर्शित कर रहे हैं। इस संविधान की प्रति के माध्यम राहुल गांधी संदेश क्या देना चाहते हैं? यही तो कह रहे हैं कि ये खतरे में है, संविधान खतरे में है। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बड़े बड़े जो हमारे राजगोपालाचारी, ये सब 2.5 साल लगे संविधान बनाने में, 2.5 साल लगे। संविधान सभा में इस पर बहस हुई, अलग अलग विचार रखे गए, मतभेद थे, पर एक आम सहमति बनाकर यह संविधान बना। इस संविधान में संशोधन जरूर हुआ है। उनका यही संदेशा है कि ये संविधान खतरे में है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से एक ही है और मैं दोहराऊंगा, SC, ST, OBC के लिए जो आज 50% सीमा है, क्या वो इसके पक्षधर हैं कि ये संविधान में संशोधन की जरूरत है कि नहीं, वो बताइए। बाकी सब तोड़ मरोड़ कर आप सांप्रदायिक रंग देते रहेंगे, अलग अलग बातें करते रहेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। इस न्याय पत्र में जो नहीं लिखा है वो कहेंगे कि ये लिखा है। पर असली बात यह है, SC, ST, OBC के बारे में 50% सीमा के लिए आप संशोधन लाएंगे कि नहीं। हमने साफ कहा है हमारे न्याय पत्र में, हमारे गारंटी कार्ड में कि हम संविधान का संशोधन करेंगे। Okay, now let me take the, we finished, That in case you are promising basically to amend on the reservation issue that SC, ST and OBC could be provided reservation beyond 50%. Yes. Right, sir? So under OBC, can Muslims get reservation? Yes. Only, first you have to determine backwardness criteria. It has to be on the basis of social, economic and educational backwardness. The amendment is only to facilitate SC, ST and OBC reservation. It's well understood categories. 50%. Today, Tamil Nadu is the only state that is protected under the 9th schedule of the Constitution. It's the only state. And if I remember right, it is entry number 257A in the 9th schedule. This was when Mr. Narasimha Rao was the Prime Minister and Jayalalitha ji was the Chief Minister. This was introduced in the 9th schedule. This is the only state
where reservations for scheduled castes, scheduled tribes, and OBCs that has reached 69% is not considered unconstitutional because it is in the 9th schedule. So we want to make this applicable to every state. Does Mr. Modi want it or not? That's my question. Okay, now let me answer that question. 11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented, and unacceptable. But the Election Commission has put out the data last night. Better late than never. We hope this will not be repeated in the 3rd phase, 4th phase, 5th phase, 6th phase, 7th phase. I don't want to read much into the delay. I know they are very busy dealing with complaints of the Congress party because we are giving almost 18 complaints a day. Almost every day we are giving 18 complaints. पाइपलाइन में सारे हमारे ही कंप्लेंट हैं. तो मैं जानता हूँ उनको और किसी की चीज़ के लिए समय नहीं होगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरे चरण के लिए 7वें चरण तक ये जो विलम्ब पहले और दूसरे चरण में देखा गया है वो दोहराया नहीं जाएगा. और मैं ये भी गुजारिश करूँगा इलेक्शन कमीशन से कि जो हम शिकायतें करते हैं, खास तौर से हमने कई शिकायतें की कि हर एक राज्य में बीजेपी के उम्मीदवार धार्मिक प्रतीकों के आधार पर अपना प्रचार कर रहे हैं. धर्म के नाम पर और धार्मिक प्रतीकों के नाम पर. मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, पर धार्मिक प्रतीकों के आधार पर, धार्मिक चिन्हों के आधार पर ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन है और ये इस किताब का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है. और हमने कई शिकायतें की हैं. हमारे खिलाफ कई डॉक्टर पोस्टर छपाए जाते हैं. उसको कल दिल्ली पुलिस ने हटाया है, उसका भी हमने शिकायत की है. राहुल गांधी जी को लेकर कई फेक वीडियो चलाए जा रहे हैं, उनका हमने मैंने कहता ना रोज 15-16 हमारी शिकायतें जाती हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई करें. हर एक वीडियो पर कुछ कार्रवाई करते हैं. मैं ऐसा नहीं है कि हमारी शिकायतों पर उन्होंने एक्शन नहीं ली है, पर और थोड़ा सख्ती दिखाने की जरूरत है क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है. एक मिनट. Polling date of Rajouri and Anantnag has been deferred to May 25. No, we'll discuss that. Come on. Just to add to that, some opposition leaders have said that there is an unusual bump in the voting percentage from the preliminary figures that were out to the final figures. There is a bump. There is a bump. It's unusual. Some have said that it's No, there is a bump. For me, the delay is unusual. The delay of 11 days was unusual. First phase, delay of 4 days in the second phase is unusual. Normally, it's done almost immediately. As I said, I will reserve judgment. They have issued another statement. As I was coming to the press conference, I saw another statement issued by the Election Commission. My second demand, and I'm very glad that a few hours after I tweeted, the response of the Election Commission came. Now, whether that is cause and effect or correlation, I don't know, but it's good that it came. But I had also demanded yesterday evening the number of registered voters in every assembly constituency of every Lok Sabha constituency. That information, I don't know whether they have published or not. I have not seen the latest release that they have put out. We had made two demands. Demand one was the voter turnout figures, detailed voter turnout figures, and second, the number of registered voters in each constituency so that we could compare the number of registered voters and the actual voters who came. जयराम सर
हेलो No. How can I give details? Why should I give details of a fake video? There are numerous fake videos. And by the way, these fake videos are not doing the rounds now. They have been doing the rounds for the last few years. These fake videos have been manufactured with the official, and they've been put out by official spokespersons of the BJP. So these fake videos have been, doing the rounds for a long time. सर राहुल गांधी और That's a separate issue. Let me finish this. We are discussing election commission. See, सर राहुल गांधी See, और प्रियंका गांधी चुनाव को नहीं one लड़ thing. रहे। बीजेपी कह रही डर के भाग गए। One thing. We must run a press conference based on certain rule. I will take every question. Let's take one issue, finish that issue, then move to the next issue. Suddenly I am answering election commission, you are asking me about something else. So I'll come to you. I'll come to you. Let's finish the election commission issue. Yeah, one issue, one question. हाँ. नहीं, आपको 3 क्वेश्चन मिल सकता है. आपने जो धैर्य दिखाया ना चैनल पर, बोलिए. हाँ, बिल्कुल. लेकिन बीजेपी ने बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया है कि फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद की भतीजी ने ऊंट जिहाद की बात की है। सलमान खुर्शीद की भतीजी ने ऊंट जिहाद की बात की है। यार देखो, मैं क्या बात कर रहा हूं और आप कहां बहस ले जाना चाहते हो। मैंने कहा कि बीजेपी के कई उम्मीदवार जो मंत्री हैं वो चुनाव प्रचार में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल वो है, उस पर अगर आपको कुछ सवाल पूछना है बताए। उसकी हमने शिकायत इलेक्शन कमीशन की, फलाने व्यक्ति की भतीजी ने क्या कहा, भांजे ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, ये सब मेरा काम नहीं है इस सवालों का जवाब। जयराम जी धार्मिक एक मिनट धार्मिक इलेक्शन कमीशन को हम खत्म करें। हाँ, ये जो धार्मिक प्रतीकों वाली बात आपने हाँ, कही, इलेक्शन कमीशन और धर्म। हाँ, जी हाँ, तो इस पर ये है कि मैं आपका ध्यान मल्लिकार्जुन खड़गे जी के उस बयान की तरफ ले जाना चाहूँगा जहाँ उन्होंने शिव बनाम राम की तुलना दी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा है कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन अगर है। बीजेपी को कोई आपत्ति है वो शिकायत करें, अगर उनको कोई आपत्ति है तो शिकायत करें। बस उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही। वो हमारे कैंडिडेट का नाम ही शिव है, मेरा नाम है जयराम, तो क्या और को अगला सवाल क्या अमेठी और रायबरेली। सर उससे पहले अमेठी और रायबरेली पर मैं कुछ कहूंगा ताकि आपके कुछ सवाल बाकी नहीं रह जाए। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। CEC has empowered the Congress president to finalize the Congress candidates for Amethi and Raebareli. My expectation is that in the next 24 to 30 hours, Congress president will finalize and a decision that has been taken by him will be announced formally. Till that is done, all information, all tickers, all so-called office orders are all fake. Let me make it absolutely clear. The CEC has empowered the Congress president. The Congress president will take a decision, as I said, in the next 24 to 30 hours. And you will get an official notification, real, authentic notification, not fake notifications that were doing the rounds yesterday. सर जयराम सर
जयराम सर, अभी इसके बाद और भी सवाल पूछेंगे इसके जी सर, ऊपर। क्या सर जयराम सर, ये तो आपने अपनी तरफ से बता दिया, लेकिन बीजेपी, प्रभु सर, हम लोग भी हैं, एक मिनट, तो लेकिन बीजेपी जो हमला बोल रही है, कह रही है कि गांधी परिवार डर कर भाग गया है अमेठी रायबरेली से, बिल्कुल इस नहीं। पर आप क्या जवाब देंगे? और सर देरी हो क्यों रही है? देरी सबसे नहीं VIP हुई है। सीटों पर देरी क्यों हो रही है? कोई देरी नहीं है। क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है उन्होंने? बोलो, डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? और स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का बताइए? डरा कोई नहीं है, कोई डरा नहीं है। समय है, बातचीत चल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और समय, कोई देरी नहीं है। 3 तारीख तक समय है। आज 1 तारीख है। आज हम श्रमिक न्याय के बारे में चिंतित हैं और अगले 24 या 30 घंटे के अंदर अभी see I can answer questions like the questions that he has asked. I cannot answer questions based on your emotion. See, you are asking me emotion questions. You ask me fact based questions. No. Don't ask me. I can. You want a factual question? I will give you a factual. No, you don't put your emotion into it that A is afraid, B is afraid, A is nervous, B is no. Why are you asking me? They are not. I have told you categorically. By Priyanka Gandhi ji, Rahul Gandhi ji are campaigning across the country. Today Priyanka ji is in Dhubri. She has campaigned extensively in southern states. She has campaigned in Gujarat. She has campaigned in UP. She has campaigned in Assam. No, she is campaigning across the country. That is your emotion. So I cannot answer you. No, it's your preconceived notion, it's your prejudice. I can't answer questions on preconceived notions and prejudices. Now you can ask me these questions on the 4th or the 5th. Then then I'll be in a position to answer. But today, when you have 48 hours more, and she is busy campaigning, Mr. Kharge is busy campaigning, Mr. Kharge is addressing 4-5 meetings every day. These are our 3 superstar campaigners, Mr. Kharge, Congress President, Rahul ji, former Congress President, and Priyanka ji, our General Secretary. So it's unfair to say, I tell you, it is unfair to say कि कोई देरी हुई है. कुछ देरी नहीं हुई है. Huh? I have just answered your question, my friend, that the CEC has empowered the Congress President. Congress President is fully seized of the matter. He knows that a decision has to be announced well before the nomination time. Normally, it should be announced by tomorrow evening. Last question on this. अरे सुनने दो यार, सुनने दो. That's fact number 2. That's fact number 2. Where is the delay? Where is the delay? No. 48 hours ago, the CEC expressed a view in a meeting of the CEC. They empowered the Congress President. Where is the delay? There is no delay. There is absolutely no delay. Where is the delay? See, candidates are not announced on the basis of the deadlines that you are
media houses have set for themselves. You have to put out information every day. We are not here to meet your deadline or to meet your headline, either your headline or your deadline. We have to go. What? So we are here. If we had not announced by the third, say 11 o'clock, you can say there is an extraordinary delay. It's not. There's no delay. I can tell you number of seats where we have announced the candidate 24 hours before the last date of nomination. No. I am asking the question. The BJP, which is telling us that we are afraid, why has the BJP not announced its candidate for Raebareli? That is the question I am asking. Like I've asked the Prime Minister this question. Is he in favor of lifting the 50% ceiling on scheduled caste, scheduled tribe and OBCs? Is he in favor of bringing a constitutional amendment in order to provide meaningful reservations to scheduled castes, scheduled tribes and OBCs? Let him answer these questions. No. See, the Prime Minister is giving interview after interview, and the questioners are not asking questions. The questioners are just, sitting in front of him, listening to his long lectures. And he is constantly distorting, constantly diverting, and constantly defaming the Congress. So we have to ask him some of these basic questions.